माँ मैंने चटनी में मिर्च और लहसुन लिया है, तुम्हें कुछ और तो नहीं डलवाना है ना इसके अंदर? नहीं बेटा। जी माँ। रेखा आंगन में चटनी पीस ही रही थी कि तभी वहाँ पंडित जी आते हैं। राम राम जी। राम राम पंडित जी। हाँ, तो मैं यहाँ बिटिया के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। पंडित जी की बात सुनकर रेखा वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। अरे क्या बात है बहन, तुम्हारी बेटी तो बड़ी शर्मीली है। आजकल तो लड़कियाँ वरना शादी का नाम सुनते ही लड़के का बायोडाटा खुद ही निकालना शुरू कर देती हैं। ऐसी ही है मेरी बेटी, यही तो है मेरे दिए हुए संस्कार। आप मुझे बताएं पंडित जी कि मेरी बच्ची के लिए आप किसका रिश्ता लेकर आए हो? देखो बहन, लड़का अच्छा है, ये है उसकी तस्वीर। पंडित जी की बात सुनकर गीता ने तस्वीर देखी। गीता को लड़का पसंद आ गया और उसने रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ दिनों बाद रेखा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई और गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पे खड़ी थी। भाभी, आपका गृह प्रवेश हो रहा है, सभी यहाँ आपके घर के ही लोग हैं, तो आपने ये 52 गज का घूंघट क्यों किया हुआ है? चुप कर, यही तो होते हैं संस्कार जो आजकल की लड़कियों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बस बुआ जी, आपको तो खुद ओल्ड फैशन होना ही पसंद है। खैर, मैं कुछ नहीं बोलती। पूनम ये सब बोलकर पीछे हट गई, जिसके बाद शारदा ने अपनी बहू की आरती की और रेखा कलश गिराकर घर के अंदर आई। सबसे पहले उसने अपनी सास के पांव छुए, फिर ससुर के, फिर उसने बुआ सास के पांव छुए और फूफा ससुर के। जैसे ही काकी सास के पांव छूने के लिए नीचे झुकी तो भाभी बस भी करो, अब क्या पूरे मोहल्ले की ही औरतों की पाँव छुओगी? लेकिन हमारे घर में तो अपने पतिदेव समेत सभी बड़ों के आदर सम्मान में उनके पाँव छुए जाते हैं। वाह बहू, बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तो तुझे। बहू के पाँव छूने से तुझे क्या दिक्कत हो रही है भला? अरे नई बहू ही अगर बड़ों का सम्मान नहीं करेगी, उनके पाँव नहीं छुएगी, तो क्या हम छुएंगे? जीती रहे बहू, भगवान तुझे सदा खुश रखे। बुआ जी की बात सुनकर रेखा कहती है, इन्हीं दुआओं और आशीर्वाद के लिए ही तो मैंने पाँव छुए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बड़े लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। रेखा की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए, जिसके बाद रेखा अपने कमरे में चली गई। लेकिन औरतें अभी भी रेखा के बारे में ही बात कर रही थी। कितनी संस्कारी बहू लाई है ना शारदा जी, सच में बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मिश्री घोलती हो। सही बोला। अपनी बातों से रेखा ने पहले ही दिन सभी का दिल जीत लिया था। ऐसे ही पहला दिन गुजरता है और अगले दिन रेखा की पहली रसोई की रस्म होती है। वो तैयार होकर लंबा सा घूंघट लेकर नीचे आती है तो चोर चोर चोर! कहाँ है चोर? ये रहा। तभी रेखा अपना घूंघट खोलती है और कहती है, अरे ननद जी, मैं हूँ। बहू, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे माँ जी, तो आप डर क्यों रही हैं? मैं आपकी ही तो बहू हूँ, और नई बहुएं तो घूंघट में ही आती है ना। कौन सी नई बहुएं घूंघट में आती हैं? पहले की बहुएं आया करती थी घूंघट में, आजकल के जमाने की नहीं आती, समझ आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो अपनी माँ से यही सीखा है कि नई बहू घूंघट में रहे तो ही अच्छी लगती है। रेखा की बात सुनकर शारदा कहती है, अच्छा अब ये सब छोड़, जा तू जाकर अपनी पहली रसोई बना ले। क्या बनाऊं माँ जी? जो तेरा दिल करे। और सुन, तेरी ननद को ना चाइनीज खाना बहुत पसंद है, तो कुछ चाइनीज भी बना देना। शारदा की बात सुनकर रेखा ने बस गर्दन हिला दी और किचन में चली जाती है। किचन में जाती है तो वो चौंक कर कहती है, हे भगवान, यहाँ ना तो चूल्हा है और ना ही सिलबट्टा, और ये च्याओ मियाओ क्या होता है? क्या क्या बनाने को बोल दिया है मुझे? हे भगवान! अरे हाँ, याद आया, वो 2 मिनट वाली जो मैगी होती है, वो भी तो चीनी लोग बहुत खाते हैं ना। ये सब बोलकर रेखा ने गैस चूल्हे पर मैगी बना दी, जिसके बाद वो आलू पूरी बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसे रसोई में उसकी जरूरत का सामान ही नहीं मिला। आलू पूरी में तो सारे खड़े मसाले कूट कर डाले जाते हैं, ऐसे ही ग्रेवी भी पीसी जाती है, लेकिन यहाँ तो ना मुझे ओखली दिखाई दे रही है, ना ही सिलबट्टा। अब क्या करूँ? अरे हाँ, आइडिया, जरूर छत पर कोई पत्थर वगैरह होंगे। रेखा ऐसा बोलकर रसोई से निकली और वो छत पर चली गई, जहाँ पर जाकर देखा 2 पत्थर पड़े थे, एक छोटा और एक बड़ा, जिन्हें उठाकर वो रसोई में ले आई और उन्हें अच्छे से साफ किया। जिसके बाद वो उस पर खड़े मसाले पीसने लगी। भाभी, कहाँ तक काम पहुँचा? माँ! भगवान, भाभी आप क्या कर रही हैं?
पूनम की बात सुनकर रेखा कहती है, अरे क्या ननद जी, आप बात बात में यही पूछती हो, जानती नहीं हो क्या कि मैं क्या कर रही हूँ? हाँ तो अकल की दुश्मन भाभी जी, ये मसाला मिक्सी मशीन में भी तो कूट लिया जा सकता था ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं पीसूंगी नहीं। मैं तो शुद्धता के साथ खाना बनाती हूँ, इन सभी चीजों के इस्तेमाल से बचते हुए, समझी ननद जी? ये पत्थर घिसा हुआ खाना आपको शुद्ध लग रहा है। खैर, जो करना है करो, समझी? ये सब बोलकर पूनम वहाँ से चली गई। रेखा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने अपने हाथ से काट पीट कर ही खाना बनाया। खाना बनाने में उसे वक्त लग गया, लेकिन घर वालों को बहुत पसंद आया और उसे ढेर सारे गिफ्ट मिले। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब रेखा की शादी को 1 महीना बीत गया था, लेकिन रेखा अब भी अपने ससुराल में पुराने तरीके से ही सब कुछ करती है। अरे बहू सफाई करके क्या करेगी? माँ जी बस झाड़ू के बाद पोछा लगाऊंगी और फिर कपड़े धोने को बैठूंगी। उसके बाद मुझे खाने के लिए मसाला कूटना है। अरे बेटा, तू इतने काम करती है, इससे अच्छा तो तू एक वॉशिंग मशीन ले ले और मसाले वगैरह कुटे हुए ही मंगवा लिया कर, या फिर मिक्सी में कूट लिया कर, तो तेरा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। शारदा की बात सुनकर रेखा कहती है, मैं जानती हूँ माँ जी की ये सब चीजें आज की जरूरत है, लेकिन मुझे सब कुछ पुराने तरीकों से ही करना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मशीन इंसान को आलसी बना देती है, इसीलिए मैं खुद को आलसी ना बनाकर एक्टिव रखना चाहती हूँ। लेकिन आप हो बस घर के कामों में ही एक्टिव। अच्छा, इसको कौन सा ऑफिस जाना है जो तू ये बोल रही है? बहुओं का घर के काम में परफेक्ट होना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है माँ, अगर मेरी कोई भाभी पढ़ी लिखी होती ना तो मैं उनके साथ ऑफिस जाया करती। अरे तो तू उदास क्यों होती? अभी तो तेरा एक भाई बचा हुआ है। अगर तुझे इतनी ही ख्वाहिश है एक मॉडर्न भाभी की, तो अपने भाई के लिए तू अपनी पसंद की बहू ले आना। शारदा ऐसे ही पूनम को कहती है। तभी उसका छोटा बेटा राज भी ये सब सुनता है। राज भी शादी लायक हो गया था। फिर कुछ दिनों में राज की भी शादी हो गई और आज निशा नाम की लड़की रेखा की देवरानी बनकर आती है और अभी उसका गृह प्रवेश है, वो दरवाजे पे खड़ी है। अरे ये क्या बात हुई? बहू ने तो अंदर आकर किसी को आदर से प्रणाम तक नहीं किया। अरे बहू, तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए क्या कि बड़ों के पाँव छुए जाते हैं? बुआ जी की बात सुनकर निशा कहती है, ओ प्लीज बुआ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? देखिए मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। 10 किलो का ये लहंगा, ऊपर से 15 किलो की चुन्नी, और आप चाहती हो कि इस भारी भरकम ड्रेस में मैं झुक झुक कर सभी के पाँव छूं? मुझे अपनी बैग का ख्याल है। निशा की बात सुनकर शारदा, बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा बोलने वाली लगती है। अरे दीदी, आप नई बहू से ऐसे क्यों बोल रही हो? बेचारी थकी हुई है। That's it. चलो कमरे में चलते हैं। वैसे भी मुझे बड़ी थकान हो रही है। हाय हाय, देखो तो जरा कैसे पति से बोल रही है। हाँ तो पति से ही तो बोलूंगी कमरे में जाने को, या आपसे कहूँ? चलो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। ये सब सुनकर रेखा कहती है, देवरानी जी, जरा सी तो शर्म लिहाज आपके अंदर है या सब बेच खाई है? ऐसे सबके सामने हाथ कौन पकड़ता है? थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो जाते हैं, जिसके बाद निशा कहती है, क्यों नहीं पकड़ सकती हूँ मैं हाथ? तभी पूनम भी निशा का पक्ष लेती है और कहती है, अच्छा, तो ये दादी अम्मा आपको अब भाभी हाथ भी पकड़ने से रोक रही हैं, क्यों भाई? अरे अरे, तुम लोग तो बेवजह ही लड़ रहे हो। बहू, जा तू अपने कमरे में चली जाओ और बाकी सब भी चलो आराम कर लो। शारदा की बात सुनकर सभी घर वाले और मेहमान अपने अपने कमरे में चले गए। निशा का कमरा ऊपर था तो वो अपने पति के साथ ऊपर चले गई। अब दोनों बहुएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब वो एक ही घर में रहती हैं। ऐसे ही अगले दिन, माँ, निशा भाभी आ गई क्या नीचे? नहीं, अभी नहीं आई, जा तू उसे बुला ला। जी माँ। निशा भाभी उठ जाओ। अरे अंदर से तो कैसी भी आवाज ही नहीं आ रही है। अरे अंदर तो कोई भी नहीं है। पूनम ने नीचे जाकर सब कुछ बता दिया, जिसके बाद सभी लोग निशा को ढूंढने में ही लग गए। अरे आज तो निशा की पहली रसोई होनी थी, कहाँ चली गई ये लड़की? हे भगवान, माँ जी, मैंने काफी बार सुना है कि कभी कभी काली नजर भी नई बहुओं को ले जाती है, अगर ईशा को भी वही। शराब भाभी, अब तो ऐसी स्टूपिड बात ही करना। अरे माँ, भाभी कहीं छत पर तो नहीं है? ये सब बोलकर पूनम छत पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि निशा क्रॉप टॉप और लेगिंग में वर्कआउट कर रही है और मोहल्ले की औरतें उसे घूरकर बातें बना रही हैं। ओह अच्छा, तो आप भाभी यहाँ पर हो। भाभी, आप छत पर क्या कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ? वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ऐसे खुले में वर्कआउट,
भाभी ये एरिया ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी कर लिया जाए। देखो लोग आपको देखकर बातें बना रहे हैं। निशा पूनम की बात सुनती है और कहती है, अच्छा ये, अरे ये तो बुद्धू लोग हैं, बनाने तो आते हैं। तभी रेखा भी वहाँ आ जाती है। ये भगवान, तुमने ये क्या पहना हुआ है, कितने छोटे कपड़े। अरे खैर आप तो बोलो ही मत, पुराने जमाने की देवी। भाभी नीचे चलो, माँ परेशान है, और आगे से ऊपर मत आना वर्कआउट वगैरह करने, यहाँ लोग ज्यादा खुली सोच के नहीं है। जिसके बाद पूनम निशा को नीचे ले गई। ये सब देखकर रेखा को अजीब लगा, क्योंकि वो इन सब से बिल्कुल अलग थी। हे भगवान, ऐसे खुले में इतने खुले कपड़े, क्या इसको आज के जमाने का होना बोलते हैं? अगर हाँ तो फिर तो मैं तो पुराने जमाने की ही सही हूँ। ऐसे ही दुखी होकर रेखा भी नीचे आ जाती है। जिसके बाद निशा ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया, जिसको सभी ने एंजॉय भी किया सिवाय रेखा के। भाभी सभी ने मेरी रसोई की तारीफ कर दी, बस एक आप ही चुप हो, कुछ तो बोलो। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आई। क्या है ना कि हाथ से मसाले कूट कर बना हुआ खाना अलग ही होता है। अच्छा अगर ऐसा है तो आप अपना खाना खा सकती हो, मेरे हाथ से बना खाना खाने की जरूरत नहीं है, ओके? अरे बहू ये तो कैसी बात कर रही है, अपनी जेठानी से ऐसे बोलते हैं? तो मैंने क्या गलत बोला माँ जी? सही तो बोल रही हूँ। अगर इनको ये अच्छा नहीं लगा तो अपने हाथ का खाएं। ठीक है, यूं मत समझना कि ऐसे बोलकर तुमने मुझे नीचे दिखा दिया। अरे भाभी आप क्यों गुस्सा करती हो? ये भाभी तो ऐसी ही हैं, इनको अपने कामों से ज्यादा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। आप इनकी बात पर अपना मूड मत खराब करो, अब तो खुश हो जाओ। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है और आप इनसे बेटर हो, क्योंकि आप घर और बाहर दोनों जगह के कामों में माहिर हो। दोनों ननद भाभी की बातें सुनकर रेखा अपना समूह लेकर अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और दिन पर दिन दोनों देवरानी जिठानियों के तौर तरीके अलग होने के कारण घर में क्लेश होते थे। वो झगड़ती रहती थी। घर के सारे काम काज रेखा करती थी। निशा बाहर ऑफिस में काम करती थी। वो घर का ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। बेटा खाना बन गया क्या? हाँ माँ बन गया। तो एक काम कर, ऊपर पूनम और निशा भी ऑफिस के कामों में लगी है, उन्हें भी जाकर आवाज दे दे। अच्छा माँ जी, बस लैपटॉप को संभाल कर बैठे बैठे काम करने को ना जानी क्या समझती है। मैं इससे बेहतर हूँ, मेरे बिना ये रह नहीं सकती। रेखा ऐसा सोच रही थी कि उसकी देवरानी की कोई अहमियत नहीं है। ऐसे ही निशा अपने कमरे में पूनम के साथ बैठी थी। चलो खाना तैयार है, खाने चलते हैं। वैसे भी भाभी तो पता नहीं बस खाना बनाकर खुद को क्या समझती है। सही बोला भाभी आपने। पूनम भी निशा की बात में हामी भर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और दोनों ही बहुओं की एक दूसरे से नहीं बनती थी। और आज के दिन रेखा को अचानक अपनी माँ के घर जाना पड़ गया। माँ जी मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं जरा घर को जा रही हूँ। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ निशा घर को संभाल लेगी। हाँ मैं संभाल लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाओ। अभी तक निशा को सब कुछ आसान लग रहा था। उसने खुशी से रेखा को जाने के लिए बोल दिया और रेखा भी अपने मायके चली गई। अब घर का सारा लोड निशा पर आ गया। भाभी को क्या लगता है कि उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती? मैं सब कर सकती हूँ। अभी तो मैं अपने ऑफिस का असाइनमेंट निपटा लेती हूँ। तभी शारदा वहाँ आती है और बहू अब रेखा तो चली गई, तो तू एक काम कर, सबसे पहले तू बर्तन धो दे और फिर खाना बनाकर कपड़े धो देना। उसके बाद तुझे जो करना है वो कर लेना। पर माँ जी, ये सब बोलकर निशा अपना ऑफिस का काम छोड़कर घर के कामों में लग गई। सबसे पहले उसने घर की सफाई की, उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाना तो बहुत ही थका देने वाला काम है, अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। ये सब सोचकर निशा कपड़े धोने के लिए गई और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए। जिसके बाद वो अपने कमरे में अपने ऑफिस का काम लेकर बैठ गई कि तभी अरे बहू कहाँ है, एक कप चाय बना दे। हे भगवान, अब कोई काम नहीं। भाभी, अरे लेकिन भाभी तो है ही नहीं। हाँ। निशा अपना लैपटॉप लेकर रसोई में गई। उसने अपनी सास के लिए चाय बनाई। अभी उसने चाय बनाई ही थी कि तभी कुछ पड़ोसने वहाँ आ गई। अरे आओ आओ बहू, जरा सभी के लिए और चाय बना ला। जी, ये घर के काम तो खत्म ही नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? जिसके बाद निशा ने पड़ोसियों के लिए भी चाय बनाई। उसने पहली बार जिंदगी में घर को संभाला था। अब उसे अपनी जेठानी की वैल्यू पता चली। इस एक दिन ने ही मुझे मेरी जेठानी की अहमियत सिखा दी। सच में मैं गलत थी, उनका काम आसान नहीं है। अगर मैं नए जमाने की बहू हूँ तो इसी में ही मैं बेटर हूँ। हम दोनों एक बराबर हैं। निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रेखा से माफी मांगने की सोची।
कुछ दिनों बाद रेखा घर आई, लेकिन इस बीच निशा को घर जाना पड़ गया और अब रेखा अकेली थी। मेरे आते ही खुद चली गई। खैर मुझे क्या, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी सब कुछ कर सकती हूँ। रेखा को खुद पर बड़ा विश्वास था। वो सब कुछ ठीक से कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पे पार्सल वाला आया। हाँ भैया, आपको क्या देना है? कुछ नहीं देना, पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है। आप बस मुझे OTP बता दीजिए। OTP? ये क्या होता है भाई? रेखा OTP के नाम से ही घबरा गई। फिर उसने पूनम को फोन किया और जिसके बाद उसने OTP बताया। जिसके बाद वो रसोई में गई तो वहाँ पे आटा नहीं था। अरे नहीं, आटा नहीं है, अब क्या करूँ? अब रोटी कैसे बनेगी? यहाँ से तो आटे वगैरह की दुकान भी बड़ी दूर है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? रेखा को बाहर की दुनिया के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं था, जबकि निशा को ये सारा काम आता था। वो ऑनलाइन ये सारे काम कर लेती थी। ना चाहते हुए भी रेखा को आटा लाने जाना पड़ा और जब तक वो आटा लेकर आई तब तक घर में मेहमान आ गए थे। भैंस की पूंछ, अब ये मेहमान कहाँ से टपक गए? घर में तो कोई नाश्ते पानी का सामान भी नहीं है। इन सभी को मैं क्या खिलाऊंगी? निशा होती थी तो सारा खाना घर पे ही मंगवा लेती थी, लेकिन मुझे तो ये सब नहीं आता। हाँ, मैं गलत थी। माना कि मैं घर के कामों में अच्छी हूँ, लेकिन ये पुराने जमाने की बहू नए जमाने की बहू के बगैर अधूरी ही है, और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है। रेखा भी ये मान चुकी थी कि निशा के बिना वो अधूरी है। 2 दिन बाद जब निशा घर आई तो रेखा ने उसे गले से लगा लिया। आखिर तुम आ गई। पता है, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है, और आपकी भी इस घर को उतनी ही जरूरत है जितनी की मेरी है। नई बहू पुरानी बहू के बगैर कुछ भी नहीं है भाभी, सच्ची। और जब बहुएं मिल गई तो मैं सोच रही हूँ कि हम अपने रहने की भी जगह बदल लें। चलो भाभी, हम मिलकर रहा करेंगे। दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और जिसके बाद वो मिलजुल कर रहने लगती हैं।